अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई टी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। क्राइसिस इन श्रीलंका इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से लोग भाग भाग के श्रीलंका से इलीगली इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया के पोर्ट्स पे पकड़े जा रहे हैं, है ना। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आपका क्विज आपको दिखा दूं, 5 क्वेश्चंस आपके सामने। अगले आधे घंटे में जो भी इस क्लास में आप सीखोगे, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, सारा का सारा इस क्विज पे अप्लाई होगा। तो इसको ढंग से मन से सीखना है और 5 आउट ऑफ 5 आपको लेने हैं मार्क्स। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन करवाऊंगा, एक ट्राई आप इसको अभी भी दे सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा क्राइसिस इन श्रीलंका। श्रीलंका तो आप जानते ही हो, अपना पड़ोसी है। क्राइसिस का मतलब होता है विपत्ति, तूफान, आपदा, संकट। कह रहा श्रीलंका में संकट खड़ा हो गया है। अब ये सिंपल सा टाइटल है, इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। क्या कहना चाह रहा है यहाँ से पता लगेगा। कह रहा इंडिया शुड हेल्प श्रीलंका ड्यूरिंग द क्राइसिस एंड ऑल्सो रिजॉल्व सम ऑफ द बायलैटरल इश्यूज़। कह रहा है इंडिया को हेल्प करनी चाहिए श्रीलंका की, इंडिया को मदद करनी चाहिए श्रीलंका की। और किस दौरान भाई? ड्यूरिंग लगा के बता रहा है, इस क्राइसिस के दौरान, इस आपदा या तूफान के दौरान। और कह रहा है इंडिया को साथ ही साथ रिजॉल्व भी करना चाहिए, सोल्यूशन भी लाना चाहिए कुछ ऐसे इश्यूज़ का। सम ऑफ द इश्यूज़ जो हैं बायलैटरल, जो हैं दो तरफा। बायलैटरल मतलब दो तरफा। तो इंडिया को दोनों ही काम करने हैं, श्रीलंका को मदद करनी है और इस मदद के बहाने कुछ बायलैटरल दो तरफा इश्यूज को भी सॉल्व करना है। आगे बात समझ में। इंडिया आपका सब्जेक्ट है, शुड हेल्प इसकी वर्ब है, एंड कंजंक्शन के बाद दूसरी वर्ब है शुड रिजॉल्व। हेल्पिंग वर्ब को दूसरी बार नहीं लिखा गया है, शुड को पहली बार लिखा गया, दूसरी बार एंड के बाद इसको ओमिट कर दिया गया। सब्जेक्ट और वर्ब इसी तरीके से आपको ग्रीन और पिंक कलर में मिलेंगे पूरे आर्टिकल में, आपको इन पे खास ध्यान देना है। अब आ जाओ इस वर्ड पे, क्राइसिस पे। फटाफट से इन सारे वर्ड्स का प्लूरल आप मुझे बना के दिखाएंगे। चलो, आना चाहिए आपको, बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ये। क्राइसिस का अगर प्लूरल बनाना हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, पीछे ईएस लगा के क्राइसिस लिख देना है। बेसिस का बनाना हो तो अगेन बेसिस, थीसिस का बनाना हो तो स्पेलिंग को बिल्कुल वैसा करके लास्ट में ईएस लगाना है। इसी तरीके से हाइपोथेसिस और पैरेंथेसिस का भी प्लूरल आप बना सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स ऐसे ही प्लूरल बनाए जाते हैं, इनको हमेशा याद रखें। चलिए फटाफट से आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं ताकि इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ देखिए, आप में से जो लोग यूपीएससी एग्जाम एस्पायरेंट्स हैं और जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं या कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, पूरे मन से स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करके 1 से 2 अटेम्प्ट्स में यूपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, तो अभी जाएं इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी का, क्लिक ऑन यूपीएससी और यहाँ से आप अवेल कर सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं अनअकैडमी के स्पेशल यूपीएससी कॉम्बो पैकेज का। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यूपीएससी की पढ़ाई करवाते हैं लाइव क्लासेस के जरिए। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलता है, स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिलते हैं और इस कॉम्बो में आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल ऑफ योर चॉइस तीनों एक साथ कवर हो जाते हैं। और इस पे भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10 को। यहाँ पे नीचे कोड लगाएं YT10, जैसे कोड लगाएंगे एडिशनल 20% कॉम्बो पे आपको ऑफ मिल जाएगा। अच्छा, इसी के साथ 27 मार्च को अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बैट होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है सभी के लिए। अगर आपकी रैंक अच्छी रहती है तो आपको स्कॉलरशिप्स और बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं, ये भी आप जीत सकते हो, है ना। लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, अमेजॉन वाउचर्स हैं। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक रखा हुआ है, जाकर के वहाँ से रजिस्टर करें यूपीएससी कॉम्बैट के लिए और कोड को इस्तेमाल करें YT10 रजिस्टर करते वक्त। ये अपनी वोकैब शीट है, सारे नए पुराने वर्ड्स इसी शीट में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। आज ग्रुप का लिंक मैं कॉमेंट्स में डाल रहा हूँ, कमेंट्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज के वर्ड्स देख लेते हैं। डिस्पोज ऑफ, काफ़ी पुराना वर्ड है, बहुत बार कर चुके हैं, आज फिर से रिपीट होगा। स्टोक, है ना, अच्छा वर्ड है, फिर से करने वाले हैं। फोर्ज, इस वर्ड को कई बार कर चुके हैं, इसके 2 मीनिंग्स हैं, दोनों को आज फिर से देखेंगे। 2 नए वर्ड्स मिले हैं आज, क्लैंडस्टाइन और पोग्राम, ठीक है। चलो पहले पुराने वर्ड से देखते हैं। डिस्पोज ऑफ जानते हो अच्छे से आप, फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, पीछा छुड़वाना। टू गेट रीड ऑफ समथिंग या टू सेटल समथिंग। कोई मुसीबत है, परेशानी है, कोई इंसान है जिससे पीछा छुड़वाना है ना, डिस्पोज ऑफ नाम की फ्रेजल वर्ब से आप उसको बताते हैं। खूबी इस वर्ब की यही है, फ्रेजल वर्ब की, इसके बाद में OFF नहीं आता है और इसकी जो सिनोनिम है गेट रीड ऑफ, इसके साथ में भी OFF नहीं आता है। तो याद रखेंगे आप हमेशा डिस्पोज ऑफ
और गेट रीड ऑफ में ओ एफ सिंगुलर रहता है ना, डबल एफ वाला एफ नहीं लगाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो है आपको छोटा सा मैं एक जो पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ। आ जाओ फटाफट आगे देख लेते हैं इस पर एक सेंटेंस बना के। द किलर्स ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी बाय थ्रोइंग इट इन अ रिवर। किलर्स ने कोशिश किया डिस्पोज ऑफ करने का, ठिकाने लगाने का, पीछा छुड़ाने का लाश से, बॉडी से, उसको एक रिवर में थ्रो करके, नदी में फेंक करके। ठीक है, गेट रीड ऑफ, शेड, इरेडिकेट, डू अवे विद, सभी इसके सिनोनिम है। याद रखें शेड नाम का वर्ड जो इसका सिनोनिम है, इसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है स्टोक। स्टोक का मतलब होता है भड़काना। स्टोक बिल्कुल वैसा ही है जैसे आग में घी डालते हैं ना, तो आग को भड़काते हैं, आप स्टोक करते हैं ना, उस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को आपको पकड़ना है, स्टोक। ठीक है, इसके सिनोनिम है स्टिरअप, फैन, किंडल और विप अप। विप अप नाम की इस फ्रेजल वर्ब को आज आप देखने वाले हैं। स्टोक और विप अप एक ही बात है। द यूएस इज ऑफन एक्यूज्ड ऑफ स्टोकिंग वॉर्स इन ऑर्डर टू बूस्ट इट्स थ्राइविंग वेपन इकॉनमी। अमेरिका पे अक्सर आरोप लगते हैं, अमेरिका अक्सर एक्यूज्ड ऑफ होता है भड़काने का वॉर्स को, लड़ाइयों को, और क्यों, बूस्ट करने के लिए इसकी पनपती हुई वेपन इकॉनमी को। अपने हथियार बेचने के लिए अमेरिका वॉर्स करवाता है, ऐसा दुनिया का कहना है, अमेरिका पे आरोप लगाना है। ठीक है, स्टोक करता है वॉर्स को, भड़काता है, स्टिरअप विप अप करता है। पूरा डिटेल में बता रहा हूँ सेंटेंसेस के साथ में, वर्ड्स ऐसे ही दिमाग में आपके बैठेंगे अगर बार बार सेंटेंस बना के उन पे आप देखोगे, है ना। एक वर्ड है फोर्ज, कई बार कर चुके हैं। इसके 2-3 मीनिंग्स हैं। फर्स्ट मीनिंग है किसी काम को बड़े जतन से करना। सेकंड मीनिंग है किसी डॉक्यूमेंट की जाली कॉपी बनाना। और थर्ड मीनिंग है किसी चीज़ को मार मार के हथौड़े से किसी दूसरी जो है स्टेट में या किसी साइज में या शेप में डालना। फोर्ज का तीनों ही मीनिंग होता है। ठीक है, पहला मीनिंग जतन से कोई काम करना, दूसरा कोई जाली डॉक्यूमेंट बनाना, और तीसरा किसी चीज़ को मार मार के हथौड़े से शेप में लाना। तो आज जो पहला वाला मीनिंग है ना फोर्ज का, वो आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। न्यू दिल्ली हैज़ फोर्स्ड अलायंसेज विद ऑल मेजर वेस्टर्न पावर्स। नई दिल्ली ने फोर्ज किया है, बनाया है अलायंसेस को, रिश्तों को, सारी की सारी वेस्टर्न बड़ी बड़ी पावर्स के साथ। अब ये जब आप जतन से कोई काम करते हो, फोर्ज करते हो अलायंसेस को, उसके सिनोनिम है हैमर आउट, थ्रैश आउट, कंस्ट्रक्ट और निगोशिएट। ठीक है, मार मार के किसी चीज़ को बड़ी जतन से जब कोई काम करते हो ना, तो हैमर आउट करते हो, थ्रैश आउट करते हो। थ्रैश आउट को आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। तो कनेक्शन यहाँ से बिठा करके ला रहा हूँ यहाँ तक का, समझ गए ना। अब ये बाकी के 2 मीनिंग्स हो रहे हैं, इन पे सेंटेंसेस मैंने नीचे बना रखे हैं। आज ये मीनिंग्स फोर्ज के काम में नहीं आएंगे। नया वर्ड है क्लैंडस्टाइन। इसका मतलब होता है हिडन, सीक्रेट, रहस्यपूर्ण, है ना, छुपा हुआ। द सोल्जर वॉज ऑन ए क्लैंडस्टाइन मिशन एट एन ओवरसीन लोकेशन। सोल्जर जो था एक हिडन मिशन पे था, सीक्रेट मिशन पे था, किसी दूर दराज की विदेशी लोकेशन पे, ओवरसीज लोकेशन पे। ठीक है, तो इसका सिनोनिम होता है सरप्टिशियस। बहुत ही अच्छा वर्ड है, याद रहे तो आपको याद आ जाएगा, मतलब पेपर के टाइम ऐसे वर्ड्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे, है ना। सरप्टिशियस याद रख सकते हो तो याद रखना है इसको, सरप्टिशियस। तो इसका सिनोनिम है सरप्टिशियस, स्टेल्दी या कोवर्ट। आज इस वर्ड को आप आर्टिकल में जो है देखने वाले हैं, क्लैंडस्टाइन को। लास्ट वर्ड है पोग्राम। इसको प्रोग्राम से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, है ना, प्रोग्राम या ऐसा प्रोग्राम। पोग्रोम एक अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है नरसंहार, मैसेकर। ठीक है, जिनोसाइड, ब्लड बाथ, कार्नेज, खून खराबा। सिविल वॉर्स ऑफन गिव बर्थ टू पोग्रोम्स। गृह युद्ध, सिविल वॉर्स अक्सर पोग्रोम्स को बर्थ देते हैं, नरसंहारों या खून खराबे को पैदा करते हैं। आगे बात समझ में, खूब खून खराबा होता है ना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में पोग्रोम। प्रोग्राम से कोई कनेक्शन नहीं है इस वर्ड का, पोग्रोम इज अ डिफरेंट वर्ड। जिनोसाइड आप जानते हैं, ब्लड बाथ मतलब खून खराबा। कार्नेज एक अच्छा वर्ड है, खून खराबे को बताता है कार्नेज, कार्नेज। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से आर्टिकल पे। एक समरी मैं आपको दे दूं किस बारे में लिखा हो, आपको पता लगे, फिर शुरू करते हैं इसको। देखो समरी बहुत सीधी सी है। श्रीलंका में आज के वक्त हर चीज़ की कमी है, खाने की, पैसे की, बिजली की, अनाज की, तेल की और शांति की भी। क्यों कमी है? क्योंकि श्रीलंका में चल रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इस कमी की वजह से, इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, आर्थिक तूफान की वजह से लोग भाग भाग के श्रीलंका से इंडिया में आ रहे हैं। अब इसका एक रिसेंट एग्जांपल है 16 लोगों का इंडिया में, तमिलनाडु में पकड़े जाना, जो श्रीलंका से इलीगली इंडिया में एंटर कर रहे थे। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि 16 लोग जो थे, इनमें 6 औरतें और 7 बच्चे हैं, छोटे छोटे। अब नेट पे इनकी फ़ोटोज़ देखना, आपको भी बड़ी जुन पे दया आएगी देख करके। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि ये आ रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, श्रीलंका में हालत बहुत बुरी है,
कोई भी इंसान होता श्रीलंका से भाग करके इंडिया में आता है ना, भूख लगने की वजह से। अब अगर ये आ ही गए हैं तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, इस मुद्दे को पॉलिटिकल बनाए बिना श्रीलंका से मछुआरों के विवाद की जो बातें हैं उनको सुलझाने की कोशिश करनी है। ओवरऑल श्रीलंका की हालत बहुत पतली है, बहुत बड़े क्राइसिस में है, इससे लड़ झगड़ के अब कुछ मिलेगा नहीं। बहुत सारा पैसा हम इसको ऑलरेडी दे चुके हैं इसकी हेल्प करने के लिए, अब उस पैसे का आपको कुछ फल भी लेना चाहिए। मछुआरों के विवाद पे श्रीलंका से बात करके उसको सुलझाना चाहिए। आई बात समझ में? पूरा आर्टिकल इंडिया को कुछ सजेस्ट कर रहा है क्या आपको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए श्रीलंका की, सजेस्टिव टोन है। चलिए शुरू कर लेते हैं। बहुत सिंपल आर्टिकल आज का। कह रहा है श्रीलंका, जिन लोगों को समझ में नहीं आता ना सर मैं पढ़ूं कैसे, आप तो पढ़ा रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आता मैं कैसे पढ़ूं, तो देखो जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना उसी प्रोसेस को फॉलो करो, ठीक है। श्रीलंका इज फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस विद लॉन्ग क्यूज इन फ्रंट ऑफ पेट्रोल स्टेशंस, steep rise in prices of essential commodities and frequent blackouts। सबसे पहले बता रहा है हुआ क्या है श्रीलंका में। कह रहा है श्रीलंका फेस कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगा के। क्या फेस कर रहा है भाई श्रीलंका, किस चीज़ का सामना कर रहा है? एक आर्थिक तूफान का, इकोनॉमिक क्राइसिस का। अच्छा किस चीज़ के साथ ही? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है लॉन्ग क्यूज, लंबी कतारें। अच्छा किन के सामने? गैस स्टेशन के सामने, पेट्रोल पंप्स के सामने। अच्छा दूसरी कौन सी चीज़? जो बहुत ही ज़्यादा स्टीप राइज है, बहुत ही ज़्यादा स्टीप का मतलब होता है एकदम खड़ा है ना 90 डिग्री पे, और राइज का मतलब होता है उछाल। एकदम जो खड़ा उछाल है प्राइसेस में, दामों में, इसेंशियल कमोडिटीज़ के, अनाज के, चावल के, गेहूं के, तेल के, है ना। और तीसरी चीज़ जो है लगातार बार बार होने वाले जो ब्लैकआउट्स हैं, बिजली का जाने का जो काम है। आई बात समझ में? तो श्रीलंका एक इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है, और अगर इसका एग्जांपल आपको देखना हो तो आप देख सकते हो लोग खड़े हैं पेट्रोल पंप्स के बाहर, पेट्रोल नहीं है, दाम बढ़ते जा रहे हैं चीज़ों के, और बार बार बिजली कटती है। फ्रीक्वेंट ब्लैकआउट्स पूरे देश में होते हैं। ब्लैकआउट मतलब बिजली का कटना। श्रीलंका सब्जेक्ट है, इस फेसिंग आपकी वर्ब है। स्टीप का मतलब होता है 90 डिग्री, स्टीप राइज का मतलब है एकदम सीधे ऊपर की तरफ उछाल चीज़, किसी चीज़ के जो है दाम में। ब्लैकआउट आप जान चुके हैं। अब मुझे ये बताओ, एक कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर आप जो है कॉन्सेप्ट को सीखना, ठीक है। एक वर्ड होता है इन फ्रंट ऑफ और एक वर्ड होता है बिफोर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कौन सा ग्रामर रूल या ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मैं बिफोर नहीं लगा सकता? दोनों का मतलब होता है सामने, है ना। बिफोर भी सामने और इन फ्रंट ऑफ भी सामने, लेकिन बिफोर और इन फ्रंट ऑफ के बीच का डिफरेंस क्या होता है? लॉन्ग क्यूज बिफोर पेट्रोल स्टेशन, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि बिफोर का मतलब भी सामने होता है, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, सीख लो। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। पहली प्रेपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ, दूसरी प्रेपोजिशन है बिफोर, दोनों का मतलब होता है सामने। बिफोर का एक और मीनिंग भी होता है, इसका मतलब होता है पहले, है ना। बिफोर मैरिज, समझ गए ना, मैरिज से पहले। तो पहले वाले मीनिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, सामने वाले मीनिंग की बात कर रहे हैं बिफोर प्रेपोजिशन के, है ना। अब इनमें फ़र्क क्या है? जब भी किसी चीज़ के सामने आप फिजिकली होंगे तब आप यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ। जैसे घर के सामने गाड़ी खड़ी है, पेट्रोल पंप के सामने लोग खड़े हैं, आपके सामने कुछ काम हो रहा है ना, इन फ्रंट ऑफ। लेकिन जब भी किसी चीज़ के समक्ष बात की जाएगी, समक्ष समझते हो ना, सामने ना भी हो, समक्ष है, तब आप यूज़ करेंगे बिफोर को। मैं अब आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कुछ क्वेश्चंस के। कह रहा है द क्रिमिनल वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर या इन फ्रंट ऑफ द जज। क्रिमिनल को जज साहब के सामने प्रस्तुत किया गया या जज साहब के समक्ष प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अब हो सकता है जज साहब घर से उस दिन सुनवाई कर रहे हो, जूम कॉल पे सुनवाई कर रहे हो, तो क्रिमिनल को उनके घर तो नहीं ले जाया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जज साहब कहीं भी हो सकते हैं, क्रिमिनल को उनके सामने पेश किया गया है। जब किसी के समक्ष पेश करते हैं ना, हो सकता है जज साहब के सामने ना भी रखा गया, उसको साइड में खड़ा कर दिया गया हो। यहाँ पे फिजिकली सामने आमने की बात नहीं हो रही है, समक्ष प्रस्तुत करने की बात हो रही है। इन फ्रंट ऑफ का यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे यूज़ करेंगे बिफोर को। आगे ना बात समझ में? बिफोर में फिजिकली सामने आमने होना जरूरी नहीं होता, समक्ष रखा जाता है किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। द रिपोर्ट विल बी टेबल्ड बिफोर या इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट। रिपोर्ट जो है टेबल की जाएगी, टेबल करने का मतलब होता है प्रस्तुत करना। रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा, टेबल पे रखा जाएगा, और किसकी? प्रेसिडेंट की। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट विदेशी दौरे पे हैं, तो रिपोर्ट को कैसे प्रस्तुत करेंगे भाई? विदेशी दौरे पे हैं तो उनको कॉन्फ्रेंस के जरिए जो उनके सामने रख देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को?
प्रेसिडेंट के सामने रखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक टेबल रखी है और उसके ऊपर रखा जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट की हाजिरी में रखा जाएगा रिपोर्ट को। टेबल हो सकता है बाजू में रखी हो सकता है टेबल प्रेसिडेंट के पीछे भी रखी हो। यहाँ पे फिजिकल सामने की बात नहीं हो रही, समक्ष की बात हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे लगेगा बिफोर। समझ गए ना? फिजिकल जहाँ पे ना हो तब वहाँ पे बिफोर, जहाँ पे फिजिकल होने की बात हो वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ। एक सेंटेंस और देखेंगे, सेवरल व्हीकल्स वर पार्क्ड बिफोर या इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग। बहुत सारे व्हीकल्स जो थे पार्क किए हुए थे बिल्डिंग के एंट्रेंस के सामने। अब यहाँ पे फिजिकली व्हीकल्स पार्कड हैं एंट्रेंस के सामने। अगर फिजिकली बात हो रही है तो सर यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ को यूज़ करें। ठीक है, समक्ष के लिए बिफोर और सामने की बात हो तो इन फ्रंट ऑफ। चलो, अब वैसे ही पेट्रोल स्टेशन के सामने लोग जो है ना कतारें लगा के खड़े थे, फिजिकली वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है ना, समक्ष नहीं थे, सामने थे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ऑल दो द कोविड, ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट सीखते हो इनको कहीं पे नोट कर लिया करो, भूल जाओगे, बहुत काम के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कह रहा ऑल दो द कोविड-19 पैंडेमिक precipitated a crisis of trade imbalance, the fundamentals of the Sri Lankan economy have always had serious issues. कह रहा हालांकि, ऑल्दो मतलब हालांकि, कह रहा हालांकि जो कोविड-19 महामारी है उसने परसिपिटेट किया। परसिपिटेट का मतलब होता है तेजी से किसी चीज़ को लाना, धीमे नहीं, तेजी से और अचानक से। कह रहा हालांकि इस बीमारी ने, महामारी ने तेजी से लेकर के आई है क्राइसिस को, तूफान को, और जो था ट्रेड में इम्बैलेंस का, व्यापारिक असंतुलन का। ये मैं आपको समझा दूंगा होता क्या है ना, अभी समझ लो ट्रेड में कुछ इम्बैलेंस श्रीलंका में आया हुआ है। कह रहा हालांकि ऐसा हुआ, फिर भी जो फंडामेंटल्स हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं श्रीलंकन इकॉनमी की, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की, उनके हमेशा से ही, हैव ऑलवेज हैड, हमेशा से ही रहे हैं बहुत ही सीरियस इश्यूज। तो कोविड से कुछ ना कुछ खराब हुआ है, लेकिन समस्याएं बहुत पुरानी हैं, कोविड से काफ़ी पहले की हैं। आगे बात समझ में। पैंडेमिक की वजह परसिपिटेट, फंडामेंटल्स की वजह हैव ऑलवेज हैड। परसिपिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को तेज़ी से लेकर के आना और अचानक से लाना। इसी से नाउन फॉर्म बनती है परसिपिटेशन, जिसका मतलब होता है रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल। बारिश की बूंदें कैसे आती हैं तेज़ी से, ऊपर से गिरती हुई, है ना, दोनों को कनेक्ट करके चलना। परसिपिटेट किसी चीज़ को तेज़ बनाना, जैसे बारिश की बूंदें आती हैं ऊपर से गिरती हुई, रेनफॉल। परसिपिटेशन इज इक्वल टू रेनफॉल। चलो आगे बढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट है हैव हैड, हैड हैड और हैज़ हैड वाला, कई बार कर चुके हैं। सोच के खुद से बताओ पहले, यहाँ पे हैव ऑलवेज हैड क्यों लिखा गया है? हैव और हैड एक साथ कैसे आ गए? एक ही सेंटेंस में दो दो हेल्पिंग वर्ब कैसे आ गई? चलो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल लॉजिक से समझना है आपको। ठीक है, हैव जो वर्ब है ना उसके 3 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है किसी चीज़ को रखना, आई हैव ए पेन, यू हैव ए हाउस, शी हैज़ ए जॉब, किसी चीज़ को पजेस करना या ऑन करना। दूसरा हैव का मीनिंग होता है ईट करना यानी खाना। डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट टुडे, क्या आपने आज अपना ब्रेकफास्ट खाया? हैव योर ब्रेकफास्ट टुडे, हैव का मतलब है ब्रेकफास्ट को खा लिया, ईट कर लिया। और तीसरा मतलब होता है हैव का एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना किसी चीज़ का। वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, हम एक बहुत ही अच्छे वक्त का अनुभव ले रहे हैं, है ना, वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो हैव वर्ब के बहुत सारे मीनिंग है, 3 मीनिंग्स मोटे मोटे जो बार बार देखोगे वो इस तरह के होते हैं। अब इन्हीं 3 मीनिंग्स की वजह से जब जब इनको परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, हैव वर्ब अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है। अब एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ आपको मैं। शी ऑन्स दिस कार, वो इस कार को ऑन करती है। देखो, ऑन के लिए, पजेस के लिए आप हैव नाम की वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं शी हैज़ दिस कार। ठीक है, शी के साथ में हैज़ प्लूरल होता तो उसके साथ में हैव आ जाता। अब देखो, मान लीजिए सेंटेंस कुछ ऐसा बनाना चाहूँ कि उसके पास ये कार है, और कब से? मान लीजिए सिंस 2009 से। ठीक है, अब ये सिंस लगने के बाद पता है क्या हुआ? आपको सेंटेंस में मीनिंग ऐसा चाहिए कि आपको परफेक्ट वाला जो मीनिंग आना चाहिए। कार तो है लेकिन आज से नहीं, 2009 से है उसके पास। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे परफेक्ट टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे लगा देंगे हैज़ हेल्पिंग वर्ब को, और जैसे ही लगाएंगे ये बन जाएगी मेन वर्ब, और इसकी मेन वर्ब की बनेगी थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ अपने बाद थर्ड फॉर्म को लेती है। तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बन जाएगा, शी हैज़ हैड दिस कार सिंस 2009। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हैज़, मेन वर्ब है यहाँ पे हैड। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? 2009 से वो ये कार रखती आ रही है, ये काम पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। आ रही है बात समझ में? इस तरह से सेंटेंस बनना चाहिए। वैसे ही शी ईट्स ब्रेकफास्ट इन दिस रेस्टोरेंट, वो इस रेस्टोरेंट में खाना खाती है।
ईट्स की जगह पे यहाँ पे हैज़ लिख सकते हो, क्योंकि खाने के लिए ईट को और हैज़ को हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि वो इस ब्रेकफास्ट को इस रेस्टोरेंट में करती आ रही है फॉर 20 ईयर्स, अब यहाँ पे परफेक्ट टेंस चाहिए होगा। तो परफेक्ट वाला मीनिंग जब भी निकालना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके आगे हैज़ को लगा देना है और ये हैज़ बन जाएगा अगेन हैड। अब इस हैज हैड का मतलब क्या है, इसी रेस्टोरेंट में 20 साल से खाना खाती आ रही है। वैसे ही वी एक्सपीरियंस अ ग्रेट ट्रिप, हम बहुत अच्छी ट्रिप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यहाँ पे लिख सकते हो हैज़, एक्सपीरियंस करने के लिए हैज़। और अगर आप ये बोलना चाहो कि अभी तक हम ट्रिप को अच्छे से ट्रिप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यहाँ लगा दो सो फार। अब आपको परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा और यहाँ लिखोगे वी के हिसाब से आएगा हैव और यहाँ आएगा हैड, ठीक है। वी हैव हैड अ ग्रेट ट्रिप सो फार। तो इस तरीके से परफेक्ट टेंस हैव वर्ब का जब बनाया जाता है तो आप हैव हैड या हैज हैड या हैड हैड को यूज़ करते हैं। याद रखें, बाद में हमेशा हैड आएगा, कभी भी यहाँ पे हैव या हैज़ नहीं आ सकता, V3 को ही यूज़ करोगे। चलो, ये मैंने आपको रिवीजन करवाया। जिन लोगों ने बेसिक से नहीं सीखा है, चैनल पे जाओ, होम पेज पे पूरा बेसिक से कॉन्सेप्ट हो चुका है ना। आगे बढ़ते हैं। डेट बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन हैज़ बीन अ मेजर प्रॉब्लम। अब बता रहा है प्रॉब्लम्स क्या है श्रीलंका के फंडामेंटल्स की। कह रहा है जो कर्जा है ना, कौन सा भाई, एक तो अंदरूनी और एक बाहरी, डोमेस्टिक और फॉरेन। कह रहा है हमेशा से एक मेजर प्रॉब्लम रहा है, श्रीलंका पे बड़ी बीमारी रहा है। कर्जे की इंस्टॉलमेंट यानी कि उसकी जो इंटरेस्ट है उसको चुकाने में श्रीलंका का सारा पैसा खत्म हो जाता है। डेट की वर्ब है हैज़ बीन। डेट का मतलब होता है कर्जा, बी साइलेंट होता है, इसमें डेप्ट नहीं बोलते हैं, आप डेट बोलते हैं, डेट, ठीक है, कर्जा। कह रहा है इवन इन February 2020 हार्डली अ फ्यू मंथ्स आफ्टर गोटाबाया राजपक्सा assumed office as president, his elder brother and Prime Minister Rajapaksa during his visit to New Delhi wanted India to reschedule the loan। कह रहा है यहाँ तक कि फरवरी 2020 में महज या जुम्मा एक महीने के अ फ्यू मंथ्स के बाद, हार्डली का मतलब होता है बमुश्किल, बहुत मुश्किल से, है ना। कह रहा है फरवरी 2020 में बड़ी मुश्किल ही एक महीना के बाद, और कब ये एक महीना हुआ था, गोटाबाया राजपक्सा ने जब अज्यूम किया था ऑफिस को, कुर्सी पे आकर के बैठा ही था प्रेसिडेंट के तौर पे। तो कह रहे प्रेसिडेंट बनने के बड़ी मुश्किल एक महीने के अंदर ही फरवरी 20 में कुछ हुआ। कह रहे इनका भाई जो है ना, बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, और जो PM भी है महिंदा राजपक्सा, कह रहे इसने एक विजिट के दौरान न्यू दिल्ली में क्या चाहा, इन्होंने चाहा इंडिया को कि इंडिया रीस्केड्यूल कर दे अपने लोन को आगे के लिए धकेल दे। आई बात समझ में। यहाँ पे साहब इधर जो है इनके छोटे भाई प्रेसिडेंट बन रहे हैं, बड़े भाई इंडिया में आए प्रेसिडेंट बनने के ही, और इंडिया में आने के बाद क्या बोले, भाई आप जो है ना हमारे लोन थोड़े टाइम के लिए आगे खिसका दो, अभी पैसे बिल्कुल भी नहीं है। गोटाबाया राजपक्सा बड़े छोटे भाई हैं, प्रेसिडेंट है, इनकी वो है अज्यूम ऑफिस करना मतलब कुर्सी संभालना, ठीक है। और इनके बड़े भाई हैं महिंदा राजपक्सा जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी वो है वांटेड। चलो अब ये देख लेना, एल्डर ब्रदर और प्राइम मिनिस्टर एक ही इंसान है, अलग अलग इंसान है। बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को। अगर दोनों के आगे द लगा हो तब तो दोनों अलग अलग इंसान हैं, और अगर एक के आगे ही डिटर्मिनर हो, जैसे यहाँ पे द नहीं है लेकिन हिज आ गया, ठीक है, ये भी डिटर्मिनर है। अगर एक के आगे खाली डिटर्मिनर हो, दूसरे के आगे ना हो, तो समझ लेना दोनों एक ही आदमी है, ठीक है। चलो, कह रहा है ओवर द लास्ट 3 months इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड असिस्टेंस ऑफ 2.4 billion including a 500 million loan deferment and 1 billion credit line to enable the supply of essential commodities। तो जब ये इंडिया में आए, इन्होंने मदद की गुहार लगाई, तो इंडिया ने क्या किया। कह रहा है पिछले 3 महीनों के दौरान इंडिया ने प्रोवाइड किया है हेल्प को, असिस्टेंस को, और कितनी, 2.4 बिलियन डॉलर्स की, लगभग 20,000 करोड़ रुपयों की, है ना, ऐसा समझ लो, 15 से 20,000 करोड़ रुपयों की। कह रहा है ये वो असिस्टेंस है सर, ये वो हेल्प है जिसमें शामिल है लगभग 500 मिलियन के लोन्स की डिफॉर्मेंट का मतलब होता है आगे के लिए खिसका देना। 500 मिलियन के लोन्स को इंडिया ने बोला हम भूल गए, अब फिर से कभी जो है आने वाले 10-20 साल में हमें दे देना। और इसी में शामिल है $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन जो इनेबल करेगी सप्लाई को इसेंशियल कमोडिटीज़ की श्रीलंका के अंदर। आगे बात समझ में, ऐसे 2.5 बिलियन हमने श्रीलंका को दिया है। अब ये क्रेडिट लाइन क्या होती है ये आपको समझा देते हैं। इंडिया ने बोला है कि आपका $1 बिलियन का खाता खोल दिया हमने, $1 बिलियन का कोई भी सामान इंडिया से लेकर के चले जाओ, क्रेडिट लाइन आपको दे रहे हैं, आराम से धीरे धीरे 10 से 20 सालों में इसका पैसा आप देते रहना।
आगे बात समझ में। क्रेडिट लाइन का मतलब होता है पैसा नहीं दे रहे हैं तुम्हें माल दे रहे हैं, उतने पैसे का जो बता रहे हैं 1 बिलियन, है ना, 1 बिलियन का माल इंडिया से लेकर के चले जाओ मुफ्त में, और पैसा जब इच्छा हो तब दे देना, इसको बोलते हैं क्रेडिट लाइन। ऊपर एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, ये भी आपको बता देते हैं फटाफट से, कौन सा वाला था, ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड इम्बैलेंस का मतलब है आपके इंपोर्ट्स आपके एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा हो गए हैं। तो श्रीलंका में अब कोविड-19 की वजह से कोई घूमने नहीं जाता है, तो श्रीलंका में पैसा बहुत कम आ रहा है, ट्रेड में पैसा बहुत कम आ रहा है, बस श्रीलंका सारा पैसा इंपोर्ट्स के अंदर गंवाया जा रहा है, इसलिए ट्रेड इम्बैलेंस आया हुआ है। चलो छोटे छोटे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे आ जाओ। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम अप्रोचिंग बीजिंग, कोलंबो हैज ऑल्सो sought हेल्प फ्रॉम द IMF, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, shedding its earlier reservation of taking help from the agency। कह रहा सिवा, अपार्ट फ्रॉम यानी कि साथ ही साथ, है ना, सिवा या साथ ही साथ। कह रहा साथ ही साथ अप्रोच करने के बीजिंग को कोलंबो ने सीख किया है, हैज सॉट, सीख की थर्ड फॉर्म है सॉट। कोलंबो ने कोशिश की है, मांगा है मदद को, और किससे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। अच्छा भाई कैसे मांगा है, शेड करते हुए, छोड़ते हुए, छुटकारा पाते हुए, गेट रीड ऑफ करते हुए इसकी पुरानी आशंकाओं को, रिजर्वेशंस को, एप्रीहेंशंस को, डरों को, और किसके, जो है हेल्प लेने के IMF नाम की एजेंसी से। तो अगर IMF से आप हेल्प ले रहे हो तो IMF जो है अपने हिसाब से आपका देश चलाएगा कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक। तो श्रीलंका के बहुत रिजर्वेशन थे, बहुत ही आशंकाएं थी कि IMF से कभी भी पैसा नहीं लेंगे, है ना, लेकिन आखिरकार इन्होंने पैसा मांग ही लिया। कोलंबो की वर्ब इज ऑल्सो सॉट। शेडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। शेड का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ करना, डिस्पोज ऑफ करना, डू अवे विद करना। सीक की थर्ड फॉर्म है सॉर्ट। याद रखें सीक के बाद में कभी भी फॉर नहीं लगाना। सीक के बाद में जो चीज़ सीक कर रहे हो सीधे लिखें उसको बिना फॉर प्रेपोजिशन के, है ना। लुक फॉर इसका सिनोनिम होता है, यहाँ पे फॉर आता है। As soon as the shortage of certain essential commodities ends, which the government expects before the start of the Sinhala Tamil New Year, which falls in the middle of April, steps should be taken for economic recovery। कह रहे जैसे ही, as soon as, जैसे ही होगा क्या, कह रहे जैसे ही जो कमी है, शॉर्टेज है, स्कैरसिटी है, स्कैंटीनेस है, और किसकी, सर्टेन, कुछ खास इसेंशियल कमोडिटीज़ की, जरूरी चीज़ों की, है ना, अनाज की, तेल की। कह रहे जैसे ही ये कमी ख़त्म होगी, जैसे ही ये कमी शॉर्टेज ख़त्म होती है तो क्या हुआ, कह रहे ये ख़त्म कब होगी, जिसको श्रीलंका की सरकार जो है आशा करती है, एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद रखती है कि ये हो जाएगा शुरुआत से सिंहला तमिल न्यू ईयर के, जो फॉल करता है, जो अकर होता है मिडल ऑफ अप्रैल में, अप्रैल के बीचों बीच। कह रहे जैसे ही ये ख़त्म होगी सारी कमियाँ, जैसे नया ईयर आएगा, कह रहा है कि स्टेप्स जो है ना, कदम जो है उनको पैसिव वॉइस में शुड बी टेकन, लेना ही चाहिए। और किस लिए, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, आर्थिक जो है रिकवरी के लिए। तो अब श्रीलंका में अप्रैल में कुछ फसल आती होगी, है ना, सारी कमोडिटीज़ की इनकी जो स्कैरसिटी है कम हो जाएगी। जैसे ही कम हो उसके बाद श्रीलंका की सरकार को इकोनॉमिक रिकवरी के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये, शॉर्टेज की वर्ब है एंड्स, स्टेप्स की वर्ब है शुड बी टेकन। शॉर्टेज, स्कैरसिटी, स्कैंटीनेस, है ना, किसी भी चीज़ की कमी। चलो और कुछ देखने वाला लग नहीं रहा। करेक्ट, कंपल्शंस ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स शुड नॉट कम इन द वे ऑफ टफ मेजर्स सच एज रीस्ट्रक्चरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंसेशंस एंड सब्सिडीज। करेक्ट, जैसे ये काम होगा, जैसे ही ये स्टेप्स उठाएंगे, तो इनको एक चीज़ ध्यान रखनी है। चीज़ ये है कि जो कंपल्शंस है ना, जो मजबूरियां हैं चुनावी पॉलिटिक्स की, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, इन मजबूरियों को कम नहीं करना होगा, आना नहीं होगा इन द वे ऑफ रास्ते में कड़े मेजर्स के, कड़े कदमों के, जैसे कि सच एज रीस्ट्रक्चर करना, फिर से ढांचा बनाना एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का। और किसके प्रशासन का भाई, कंसेशंस के और सब्सिडीज़ के, लोगों को जो डिस्काउंट और राहत मिली हुई है पैसे की, उससे। तो श्रीलंका बहुत सारी सब्सिडीज़ देता होगा, हर जिम्मेवार कंट्री की तरह गरीब लोगों को मुफ्त अनाज देता होगा, कंसेशन देता होगा, लेकिन अब हालत श्रीलंका की पतली है। तो कहने का मतलब है चुनावी पॉलिटिक्स को देख करके कोई मजबूरी इनके आड़े नहीं आनी चाहिए। अगर किसी सब्सिडी कंसेशन को बंद करने की ज़रूरत है तो इसको इनको बंद कर ही देना है। आई बात समझ में। नो पॉलिटिक्स एट दिस जंक्चर। कंपल्शंस की वर्ब है शुड नॉट कम, और कुछ इसमें है नहीं। रीस्ट्रक्चर करना मतलब फिर से स्ट्रक्चर बिठाना, फिर से ढांचा बनाना। कंसेशन मतलब छूट, है ना, डिस्काउंट्स। कह रहा मिस्टर गोटाबाया Rajapaksa should also use the scheduled meeting with the Tamil political leadership to create a road map
on the issue of political devolution and economic development of war-affected northern and eastern provinces among the areas badly hit by the current crisis. कह रहे गोटाबाया राजपक्सा साहब को इस्तेमाल में लेना ही चाहिए, शुड ऑल्सो यूज़ करना ही चाहिए स्केड्यूल मीटिंग को, एक ऐसी मीटिंग को जिसका स्केड्यूल बना हुआ है, फिक्स्ड है, एक डेट उसकी जो है लिखी जा चुकी है. कह रहा है इनके पीएम को गोटाबाया साहब को, गोटाबाया तो प्रेसिडेंट हो गए ना, कह रहे गोटाबाया साहब को यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल में लेना चाहिए शेड्यूल मीटिंग को, और किसके साथ, वहाँ की तमिल पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, वहाँ के तमिल नेताओं के साथ. और क्यों इस्तेमाल में लेना है, ताकि ये क्रिएट करें एक आगे के रोड मैप को, आगे के नक्शे को इस मुद्दे पे, इस इशू पे जो है पॉलिटिकल डिवोल्यूशन का, जो है सियासी डिवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का खराब हो जाना, है ना, ये वर्ड मैं आपको भी समझा दूंगा. सियासी जो है उतार चढ़ाव है ना, जो वहाँ की पॉलिटिक्स में खराबी हो रही है उसका. और दूसरा इशू कौन सा है, दूसरा इशू है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, आर्थिक विकास का. वॉर अफेक्टेड नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस में, ऐसे प्रोविंसेस में, एरियाज़ में जो नॉर्थ और ईस्ट में रहते हैं और जो वॉर अफेक्टेड है, जहाँ पे वॉर चल रही है. और ये क्या है, ये बहुत दूसरे अमंग कई एरियाज़ में से एक हैं, अमंग द एरियाज़ हैं जो बहुत बुरे से प्रभावित हैं, हिट हैं करंट क्राइसिस के द्वारा. सेंटेंस लंबा है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ पर बहुत आसान है. राजपक्सा साहब को इस्तेमाल में लेना होगा शेड्यूल्ड मीटिंग को, जिसमें ये होने वाले हैं मौजूद, और मीटिंग होने वाली है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ वहाँ के तमिल लोगों की. इस्तेमाल में क्यों लेना है, ताकि आगे का रास्ता बनाएं, रोड मैप खींचें इन इश्यूज़ के ऊपर. पहला इशू है पॉलिटिकल डिवोल्यूशन का, सियासी माहौल के ख़राब होने का, ठीक है, पॉलिटिकल डिवोल्यूशन का. और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी, ऐसे एरियाज़ में नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस के, श्रीलंका के, जो वॉर अफेक्टेड है, जिनमें वॉर का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है. और ये वो एरियाज़ हैं ईस्टर्न और नॉर्दर्न जो कि बैडली हिट हैं करंट जो इकोनॉमिक क्राइसिस से. ऐसे एरियाज़ में से एक एरियाज़ हैं ये दोनों के दोनों, ठीक है. गोटाबाया की वर्ब शुड ऑल्सो यूज़. चलो लंबा था लेकिन समझा दिया आपको वर्ड फॉर वर्ड, है ना. डिवोल्यूशन वर्ड बहुत ही आसान है, आपने वर्ड सुना होगा इवोल्यूशन. इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट. बिल्कुल उल्टा है डिवोल्यूशन. डी प्लस में इवोल्यूशन को बोलते हैं, डी प्लस में इवोल्यूशन को बोलते हैं डिवोल्यूशन, ठीक है. डिवोल्यूशन का मतलब होता है प्रोग्रेस नहीं, रेट्रोग्रेस, रेट्रोग्रेस, रेट्रोग्रेशन, ठीक है. और इसका मतलब होता है डिटीरियोरेशन, डिटीरियोरेशन, रेट्रोग्रेशन, चीज़ों के अंदर बेहतरी नहीं बल्कि खराबी आना कहलाता है डिवोल्यूशन. इवोल्यूशन का बिल्कुल उल्टा है. चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे. ये पैराग्राफ बहुत छोटा है, नेक्स्ट वाला है ना. अब इसमें बताएगा इंडिया को करना क्या चाहिए. कह रहे परहैप्स तमिलनाडु हैज़ already started feeling the impact of the crisis with the reported arrival of 16 persons from Sri Lanka, including 6 women and 7 children through illegal means. कह रहा है शायद तमिलनाडु ने अभी से ही शुरू कर दिया है फील करना, और किसको, इम्पैक्ट को, असर को, इस क्राइसिस के, इस पूरे संकट के. और किसके साथ ही भाई, विद लगा के बता रहा है, रिपोर्टेड अराइवल के साथ में ही. अराइवल मतलब किसी का अराइव होना, रिपोर्टेड मतलब जिसको रिपोर्ट किया गया. कथित तौर पे जो अराइवल हुआ है 16 लोगों का, 16 पर्सन्स का श्रीलंका से, जिसमें शामिल हैं 6 औरतें और 7 बच्चे. और कैसे हुआ इनका अराइवल, जरिए यानी कि थ्रू खराब रास्तों के, इलीगल मीन्स के, गैरकानूनी रास्तों के. तो श्रीलंका का क्राइसिस अब इंडिया में उसकी हीट हमें देखने को मिल रही है. 16 औरतें बच्चे जो हैं वहाँ से भाग के इलीगली इंडिया के अंदर एंटर किए हैं. तमिलनाडु में इन लोगों को पकड़ा गया है. कुछ मिलेगा नहीं वहाँ खाने को तो इंडिया ही आएंगे ना. तमिलनाडु की वर्ब है हैज़ स्टार्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अच्छा, ऑलरेडी, सो फार, येट, ये सारे वर्ड्स आपको ट्रिगर करते हैं सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करने के लिए. एडवांस टेंसेस की क्लासेस लूँगा इस संडे में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे जो ट्रिगर वर्ड्स हैं ना, सारे टेंसेस के संडे की क्लास में आपको मिल जाएंगे ना, इसी संडे करेंगे. चलो आगे बढ़े. मीन्स का मतलब होता है उपाय, कदम, है ना, रास्ता, कोई किसी काम को करने का तरीका, यानी कि मीन्स. कह रहा है तमिलनाडु वॉज होम टू नियरली 3 लाख रेफ्यूजीज आफ्टर द एंटी तमिल पोग्रोम ऑफ 1983. कह रहे तमिलनाडु होम था, तमिलनाडु शरण देने वाला था. होम टू होने का मतलब है किसी को शरण देना, ठीक है. कह रहे तमिलनाडु घर था, शरण देने वाला था लगभग 3 लाख रेफ्यूजीज को. और कब, 1983 के श्रीलंकन एंटी तमिल जो है पोग्राम के बाद, यानी कि एंटी तमिल पोग्राम समझते हैं ना, नरसंहार, मैसेकर, ब्लड बाथ, कार्नेज के बाद. तो 83 में खूब नरसंहार हुआ है श्रीलंका में, तमिल लोगों को मारा गया है
3 लाख तमिल तो जान बचा के तमिलनाडु में आकर के बसे हुए हैं। आगे बात समझ में। तमिलनाडु की वॉस इंडियन स्टेट है, स्टेट्स के नाम, जिलों के नाम, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम, नेशंस के नाम, उनके आगे बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी द को नहीं लगाते हैं, है ना, पता है ना आपको। चलो अब ये फ्रेज़ देख लो, होम टू, बहुत ही प्यारा फ्रेज़ है और मैं शर्त लगा सकता हूँ अगर साल में 4 या 5 एग्जाम देते हो तो किसी ना किसी एग्जाम में ये फ्रेज़ आपको देखने को मिलेगा, आरसी में, क्लोज टेस्ट में या कहीं भी देख लेना, ठीक है। होम टू होने का मतलब होता है किसी को शरण देना। यूरोप इज़ हाउस टू सेवरल सीरियन रेफ्यूजीज। यूरोप जो है घर है, शरणार्थी देने वाला है, शरण देने वाला है, पनाह देने वाला है बहुत सारे सीरियन रेफ्यूजीज़ को। अब ध्यान से समझो, होम टू को हाउस टू नहीं लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर होम और हाउस तो एक ही बात है, क्या फ़र्क है दोनों में। देखो नहीं होगा आपके लिए, लेकिन इस फ्रेज़ को होम टू ही लिखा जाता है, हाउस टू जैसा कोई फ्रेज़ इंग्लिश में है ही नहीं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो। दूसरा, द फॉरेस्ट इज़ अ होम फॉर सेवरल वाइल्ड एनिमल्स। ये फॉरेस्ट एक घर है कई वाइल्ड एनिमल्स का, उनके लिए उनको शरण देने वाला है। अगेन होम टू ये फ्रेज़ ऐसे ही चलता है सर, फॉर, विद, बाय, कुछ भी इसके आगे बाद जो है आप नहीं लगा सकते। आगे बात समझ में, होम टू, होम टू। चलो आज के क्विज में यूज़ करेंगे होम टू नाम के फ्रेज़ को। पोग्राम आप जानते हैं, ब्लड बाथ, मैसेकर, है ना। कर रिगार्डलेस ऑफ द मोटिव ऑफ दोज who have reached Tamil Nadu clandestinely, the authorities both in Sri Lanka and India should ensure that present crisis is not used to step up smuggling activities and trafficking or whip up emotions in both countries. कह रहा है बिना तवज्जो दिए, रिगार्डलेस ऑफ, बिना तवज्जो दिए, और किसको, मोटिव को, ऑब्जेक्टिव को, मकसद को, और किन लोगों के, ऑफ दोज उन लोगों के जो पहुँचे हैं तमिलनाडु में, ये 16 औरतें और बच्चे। कह रहा है इनके मकसद को तवज्जो ना देते हुए, और कैसे पहुँचे हैं, ये पहुँचे क्लैंडिस्टिनली, हिडन तरीके से, कोवर्ट तरीके से, है ना, सरप्टिशियसली। कह रहा है इनका कोई भी मकसद हो, इसको बिना तवज्जो दिए। हुआ क्या, सरकारी अथॉरिटीज़ जो है ना श्रीलंका में और इंडिया में दोनों तरफ, उनको इंश्योर करना चाहिए, पक्का करना चाहिए कि जो प्रेजेंट क्राइसिस है इसको ना इस्तेमाल में लिया जाए स्टेप अप करने के लिए, इंटेंसीफाई करने के लिए स्मगलिंग की एक्टिविटीज़ को, और या फिर ट्रैफिकिंग को। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों को, औरतों को एक जगह से दूसरी जगह ला के बेचना, है ना। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में कोई भी प्रेजेंट क्राइसिस का इस्तेमाल ना हो, और ना ही इस्तेमाल हो इसका विपअप करने में, एजिटेट करने में, स्टोक करने में, भड़काने में इमोशंस को दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर, इन बोथ द कंट्रीज़। आगे बात समझ में। कह रहे बच्चे बच्चे तो ठीक है, जो भी करने आए थे, जैसे भी आए थे, इसको भूल जाओ। अब ये ध्यान रखना कि इस क्राइसिस की वजह से वहाँ से कोई स्मगलर, इस तरह के लोग जो है इंडिया में जो है एंटर करना ना शुरू कर दे। हु की वर्ब है हैव रीच्ड, अथॉरिटीज़ की वर्ब है शुड इंश्योर, क्राइसिस की वर्ब इज़ नॉट यूज्ड पैसिव वॉइस में। विप अप करना, एजिटेट करना, स्टर करना, स्टर अप करना, किंडल करना, इंसाइट करना, स्टोक करना, करवाए ना सारे वर्ड्स, आग में घी डालना, विप अप करना। चलो ट्रैफिकिंग मतलब खरीद फरोख्त, लेकिन किसी चीज़ की नहीं, ह्यूमंस की, है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कर ऑन द कंट्रेरी, the crisis should be used as an opportunity for New Delhi and Colombo to thrash out a solution to the Park Bay fisheries dispute, a long-standing irritant in bilateral ties. कह रहा है इसी बहाने, बिल्कुल उल्टा इसके, ऑन द कंट्रेरी, कोई आपको मुद्दा यहाँ नहीं बनाना है, कोई बड़ा बड़ा कुछ गलत काम नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। कह रहा ऑन द कंट्रेरी, इसी के बिल्कुल उल्टा, ये क्राइसिस जो है, ये जो संकट है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए पैसिव वॉइस लगा करके, और कैसे, एक मौके के तौर पे, और किसके लिए, दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। और क्यों, ताकि थ्रैश आउट करें, हैमर आउट करें, फोर्स करें एक सोल्यूशन को। और किसका सोल्यूशन, पाक बे फिशरी डिस्प्यूट का, पाक बे के अंदर मछुआरों के विवाद का। कह रहा है ये क्या है, ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इरिटेंट है बायलैटरल टाइज में, दो तरफा रिश्तों में। इरिटेंट का मतलब होता है जो इरिटेशन को कोज करे, जो खींच को पैदा करे। तो इनको फ़ायदा उठाना है, क्राइसिस को इस्तेमाल में लेना है कि पाक बे फिशरी डिस्प्यूट को ख़त्म कर दें। ये एक ऐसा डिस्प्यूट है जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, दसियों सालों से चल रहा है, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में खींच का बड़ा कारण भी है। क्राइसिस की वर्ब शुड बी यूज्ड, थ्रैश आउट, हैमर आउट, सोल्व, फॉर्ज, है ना, किसी चीज़ को बड़े जतन से पूरा करना, थ्रैश आउट। लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब भाई जो लॉन्ग टाइम से स्टैंड कर रहा है, एंड्यूरिंग है, परसिस्टिंग है, लास्टिंग है ना, इटर्नल है। चलो इरिटेंट मतलब जो इरिटेशन को यानी खींच को पैदा करे, इरिटेंट कहलाता है।
चलिए आर्टिकल को रैप अप करेंगे। सिंपल सा आर्टिकल, सिंपल सा ही आज का क्विज है। फटाफट से आ जाओ क्विज पे। क्वेश्चन है 5। देखो, अगर मन से आंखें खोल के सेशन को देखा है तो एक भी क्वेश्चन पे मुझे हिंट देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं दे रहा हूँ। चाहता मैं ये हूँ कि 5 में से 4 मार्क्स एटलीस्ट सभी को मिले, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना कितने मार्क्स आपको मिले। फर्स्ट कमेंट में इनके आंसर्स हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे होम टू, हाउस टू, होम फॉर, हाउस फॉर, चारों में से करेक्ट फ्रेज को यूज़ करने को बताया गया है। फर्स्ट वाले में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेकंड वाले में आपसे पूछा है इन फ्रंट ऑफ और बिफोर दोनों में से क्या फ़र्क होता है और किसको इस्तेमाल में आप लेंगे। गाड़ी घर के सामने होगी तो फ्रंट ऑफ, कैदी जज के सामने होगा तो बिफोर, है ना। याद है ना आपको कॉन्सेप्ट। चलो, थर्ड वाले में आपसे पूछा गया है कि हैज़, हैड, हैव, हैज़, हैड, ये उल्टे पुल्टे जो फ्रेज हैं इनमें से कौन सा सही फ्रेज है जो यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है इन द थर्ड वन। और चौथे में आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा वर्ड अपने मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल सही बैठेगा। श्रीलंका हैज़ बीन डेस्परेट टू, किस चीज़ के लिए डेस्परेट है भाई? इन चारों में से एक काम को करने के लिए, ठीक है ना। हिंट आपको दे दिया, सही काम को निकाल लो। फर्स्ट कमेंट में, इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आपको मिलेंगे इसके आंसर्स। मेरे आंसर से अपने चेक करो, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले। लास्ट वाला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का। बिल्कुल भी मन नहीं है इस क्वेश्चन को करवाने का, देखते ही सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आपसे पूछा इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है जो श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पैदा हुई है। तो इनमें से वो वाली चीज़ निकाल लो जिसका इस क्राइसिस से कोई भी कनेक्शन नहीं है, जो इस क्राइसिस से बहुत पहले से चलती आ रही है, ठीक है। वो आपका आंसर बन जाएगा। अगेन फर्स्ट कमेंट, आंसर्स रेडी हैं, जाके चेक करो। आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। मुलाकात होगी कल। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को। अंटिल देन, अच्छा सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिले और रोज़ मिल सके, है ना। अंटिल देन, साइनिंग आउट।